नमस्कार। आज के यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। आज का विषय मुझे एक्चुअली मेरे ट्विटर के जो मेरे मित्र हैं उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, और वो विषय ये है, व्हाई इज यूनिफॉर्म सिविल कोड मोर इम्पॉर्टेंट देन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। इनफैक्ट अगर सीधे सीधे बात करें तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो बहुत लोग सजेस्ट करते हैं वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमें अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। मैंने एक ट्वीट लिखी थी, हल्द्वानी इंसिडेंट जब हुआ था, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो रेलवे की जो जमीन है जिसके ऊपर कुछ मुस्लिम फैमिलीज ने एंक्रोचमेंट करके रखी है, वो एंक्रोचमेंट का डिमोलिशन ड्राइव सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था। तो उस वक्त मैंने ट्वीट लिखी थी कि आपका ध्यान इस तरफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो डिमोलिशन ड्राइव पे स्टे लाया, मतलब इन शॉर्ट टेम्पररी रोक दी, लेकिन मेरी नजर गड़ी हुई है उस फैक्ट पे कि जो सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की गई थी कि कैसे 4000 फैमिलीज के 50,000 मेंबर्स को रातों रात इस तरह से बेघर कर दिया जाए। 4000 फैमिली, 50,000 मेंबर, मेरा ध्यान तो उसी में अटका हुआ था। तो भैया ये क्या हो रहा है? ये हो यही रहा है कि भारत का डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन चेंज करने की ये एक सोची समझी साजिश है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं आपके सामने रिकॉर्ड्स रखता हूं 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो ऑफिशियल सेंसस 2011 में हुआ था उसके हिसाब से मैं आपके सामने रिकॉर्ड रखता हूं। आप जरा देखिए, हिंदुज्म का ग्रोथ रेट है 16.8%, क्रिश्चियंस का ग्रोथ रेट है 15.5%, सिख्स का ग्रोथ रेट है 8.4%, बुद्धिस्ट का ग्रोथ रेट 6.1%, जैन्स का 5.4%, और उसके सामने इफ यू कंपेयर दैट विथ ओनली वन रिलीजन दैट इज इस्लाम, इट्स ब्लडी 24.6%। 24.6%, मतलब जो पॉपुलेशन पहले 17-18 करोड़ की थी आज वो अराउंड 30 करोड़ की हो चुकी है। ये डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन जानबूझ के चेंज करने की कोशिश नहीं है तो क्या है? यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी ये बोल के दिखाया था कि बॉर्डर स्टेट्स पे, नॉर्थ ईस्ट के, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर स्टेट्स पे ये कोशिश की जा रही है कि वहां का डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन चेंज हो। हर बार कोई भी अगर इलीगल एनक्रोचमेंट्स रहेंगे, उसे हटाने के लिए कोई गवर्नमेंट अगर एक्शन लेना चाहती है तो क्या होता है? तुरंत उसके ऊपर कोर्ट के थ्रू स्टे ऑर्डर आ जाती है। तो ऐसे हालातों में अपने देश की सुरक्षा का क्या? और इसलिए फिर होता क्या है कि जनरली पब्लिक की रिएक्शन आती है, नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाओ, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाओ। अरे भैया, उस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का कोई मतलब नहीं है। आप जरा समझा कीजिए बात को। आप मुझे बताइए, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप मुझे बताइए, हिंदूज, सिख्स, जैन्स, पारसीस, बौद्धिस्ट, आप जरा ध्यान से सोचिए, इनके घर में नॉर्मली कितने बच्चे होते हैं? नॉर्मली ये फैमिलीज जो होते हैं, ये जो रिलीजन्स होते हैं, उनके फैमिलीज देखा जाए तो 2 से ज्यादा बच्चे वैसे भी पैदा नहीं करते। क्यों नहीं पैदा करते? बिकॉज ये सोचा जाता है कि अब जब हम बच्चों को जन्म देने जा रहे हैं, जब हम किसी नई जिंदगी को इस दुनिया में लेके आने वाले हैं, तो क्या हम उसे पाल पोस सकते हैं? क्या हम उसे अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं? क्या हम उसकी अच्छी परवरिश कर सकते हैं? और अगर हम कर सकते हैं तो वही हिसाब से हम बच्चे पैदा करते हैं। और ये सब रिलीजन्स अगर आपने देखा रहेगा तो कभी भी आज की तारीख में, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट, तभी तो सबके घर में 5-6 बच्चे तो मतलब ऑन एन एवरेज हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बढ़ चुका है, तो उस वक्त ये रिलीजन्स, फिर हिंदूज हो, जैन्स हो, बौद्धिस्ट हो, सिख्स हो, ये सब लोग वैसे भी अपने घर में खुद का फैमिली कंट्रोल करते हैं और 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे पैदा करने के बाद उनको पालने के लिए हमें सरकार की तरफ ना देखना पड़े कि हमें सब्सिडीज दो, हमें ये दो, हमें वो दो, तो हम बच्चों को पालें।
हम ये कोशिश करते हैं। बट एज अगेंस्ट दैट अमंग द मुस्लिम पॉपुलेशन is this particular financial discipline followed? No. 24.6% is the bloody growth rate as mentioned in 2011 census. तो आप सोच सकते हो कि आज की तारीख में वो कितना होगा, और इस तरह से अगर ये ग्रोथ रेट बरकरार रहेगा तो फिर ये पॉपुलेशन कहां तक जाएगा और भारत की डेमोग्राफी का क्या होगा? विल बी रिमेन एज अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री? आंसर इज नो। मुझे तो ये सोच के डर लगता है कि 1950 के बाद कहीं भारत ये मुस्लिम नेशन न बन जाए। कॉम्पोजिशन इस तरह से चेंज हो रहा है। और अब अगर सपोज पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाओगे तो उसका डिसएडवांटेज ये सिर्फ और सिर्फ हिंदूज को होगा, मुस्लिम्स को नहीं होगा। आप सोचो क्यों? अरे क्योंकि भैया जब आप में पॉलीगैमी अलाउड है, मतलब 4 शादियां अलाउड है, 4 निकाह अलाउड है, तब आप जरा सोचिए आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल किस हिसाब से लाओगे? 2 चिल्ड्रेन पर फादर, सॉरी 2 चिल्ड्रेन पर मदर। अरे तो भैया यहां पे एक आदमी के 4 बीवियां हैं। एक आदमी की 4 बीवियां, हर बीवी से 2 बच्चे, तो वैसे भी 8 बच्चे हो गए। एंड इन दैट केस आपका पॉपुलेशन कंट्रोल बिल क्या करेगा? उसने क्या बोला? 2 चिल्ड्रेन पर मदर। लो भैया 2 चिल्ड्रेन पर मदर बट 1 चिल्ड्रेन पर फादर। क्या कर लोगे आप? आपका तो बिल फेल हो गया। अच्छा अब आप बोलोगे ठीक है, देन इन दैट केस लेट्स डू इट 2 चिल्ड्रेन पर फादर। ओके, तो इन दैट केस मुझे बताइए कि इसी रिलीजन में निकाह हलाला करके एक प्रैक्टिस है। निकाह हलाला मतलब इन शॉर्ट, जब एक कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को जब तलाक देता है और अगेन इफ ही वांट्स टू रीमैरी हर, तो उस औरत को पहले किसी और से निकाह करना पड़ता है। द मैरिज हैज टू कंज्यूमरेट, दैट मींस इन सिंपल क्रूड वर्ड शी हैज टू स्लीप विद हिम एंड आफ्टर दैट वो उसे तलाक देगा एंड देन उसका रीमैरिज हो सकता है पहले पति के साथ। तो इस प्रैक्टिस के अंडर अगर आप मुझे बताइए, एक्स ने अपनी बीवी को तलाक दिया वाई, ठीक है, एक्स ने वाई को तलाक दिया, फिर निकाह हलाला के अंडर वाई का जेड के साथ शादी हुई। अब जेड ने उसके पास से 2 बच्चे पैदा किए, फिर उसके बाद उस जेड ने उसे तलाक दिया और वाई की शादी अब कराई गई ए से। अब ए से उसे 2 बच्चे पैदा हुए, फिर ए ने उसे तलाक दिया, फिर उसकी निकाह हलाला के अंडर शादी कराई गई बी से, फिर उसने वहां से 2 बच्चे पैदा किए। आप 2 बच्चे पर फादर की बात कर रहे थे ना, लो भैया एक मदर से इधर 8 बच्चे पैदा हो गए और फादर 2-2 बच्चे पर फादर। कहां गया आपका पॉपुलेशन बिल? कैसे उसके ऊपर कंट्रोल लाओगे? आप जरा सोचो। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इज अ ब्लाइंड स्टेप, is a blind state which will kill the Hindu religion more than the targeted. आज डेमोग्राफी चेंज कहां से हो रही है वो आप देखो, और उधर इतने लूप होल्स है कि उसका फायदा लेके ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब मुद्दे की बात ये आती है कि why is polygamy allowed? Why is निकाह हलाला allowed? Because अपने यहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यह होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल्स ओवर एवरीथिंग, दैट मींस ऑल रिलीजियस लॉज, फिर वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, वो आपका मुस्लिम लॉ हो, वो आपका क्रिश्चियन कोड हो, कोई भी रिलीजन का कोई भी लॉ नहीं चलेगा और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चलेगी। दैट मींस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओवरराइड्स ऑल द रिलीजियस लॉज। दैट मींस इन वन सिंगल स्ट्रोक दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलीगैमी, this particular kind of nikah halala, these practices are closed। और यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र उपाय है। आपको हैरानी होगी ये जान के कि बीच में अपने सेक्युलर माय लॉर्ड्स फ्रॉम केरला हाई कोर्ट, उन्होंने एक जजमेंट दिया था कि अगर सपोज किसी मुस्लिम ने 18 ईयर से कम उम्र की लड़की से शादी की और उसके साथ सुहागरात मनाई तो वो अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि मुस्लिम लॉ में वो चलता है। अरे तो फिर गवर्नमेंट ने जो पॉस्को एक्ट बना के रखा है उसका क्या मतलब रहा? गवर्नमेंट ने जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट रखी है 18 इयर्स फॉर वुमेन टू गेट मैरिड, उसका क्या हुआ? तो मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अहमियत नहीं है। तो अगर 18 साल से कम लड़की से, कम उम्र की लड़की से अगर कोई आदमी शादी करता है, ठीक है, तो इन दैट केस दैट मैरिज इज वैलिड अंडर मुस्लिम लॉ, देन ही कैन स्लीप विद दैट गर्ल, दैट इज आल्सो वैलिड अंडर मुस्लिम लॉ। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस
आपने जो पॉस्को एक्ट बना के रखा है कि 18 ईयर से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर सपोज कोई शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश भी करता है तो उसे रेप केस में गिना जाएगा, वो तो इनवैलिड हो गया। व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज द रिलीजियस लॉज आर साइमल्टेनियसली प्रिवेलिंग अलॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डजंट मेक सेंस। शुक्र है भगवान का, हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला दिया कि इस पर्टिकुलर डिसीजन का, केरला हाईकोर्ट के इस पर्टिकुलर डिसीजन का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता और आगे किसी भी केस में इस पर्टिकुलर डिसीजन का फायदा लेके कोई भी केस का फैसला नहीं दिया जा सकता। मतलब इन शॉर्ट इनडायरेक्टली चंद्रचूड़ जी ने खुद ये एक इनडायरेक्ट हिंट देके रखी है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इट प्रिवेल्स ओवर एनीथिंग एल्स। अब ये चीज सरकार की तरफ से बाकायदा आनी जरूरी है और इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। बिकॉज व्हेन यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी एप्लीकेबल, ऑल रिलीजियस लॉज विल बी टोटली व्हाट वी से नॉन वर्किंग डिफंक्ट लॉज। और उस वक्त फिर उसके बाद जो होगा दैट विल बी ओनली रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बहुत सेंसिटिव इशू होने वाला है और अगर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसके ऊपर घाई से कोई भी अगर एक्शन लेगी तो उसके रिपरकेशंस क्या हो सकते हैं, वो आपने फेक फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम देखा था, वो आपने दिल्ली राइट्स के टाइम, एंटी सीए राइट्स के टाइम देखा था कि किस तरह से इस देश को जलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन तब ये कोशिश सिर्फ कुछ एरियाज में सीमित थी। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे ऑल ओवर द कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है तो आप सोच सकते हो कि 2024 के पहले इस देश में कितने दंगे फसाद किए जाएंगे, कराए जाएंगे और इस देश को किस तरह से जलाया जाएगा। और यही अपोजिशन की चाल है और इसको मात देने के लिए पंतप्रधान मोदी जी बहुत स्मार्टली गेम खेल रहे हैं और वो ये है कि वो यूसीसी ये सेंटर के थ्रू नहीं बल्कि राज्यों के थ्रू ला रहे हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, असम सरकार, उसके बाद फिर गुजरात सरकार, कर्नाटक सरकार, ये ऑलरेडी बीजेपी रूल स्टेट्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कमिटी स्थापन किए हैं। वहां से अब रिकमेंडेशन आने वाले हैं और वहां पे वो बिल अपने स्टेट असेंबली में पास करके इट विल बी इंप्लीमेंटेड। उत्तराखंड सरकार ने जो कमिटी सेटअप की थी उसके खिलाफ कुछ लिबरल्स, कुछ क्या बोलते कि माइनॉरिटीज के मसीहा सुप्रीम कोर्ट गए थे और उधर भी जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने उनको यह जवाब दिया था कि ये विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये विषय स्टेट गवर्नमेंट के कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसके ऊपर सरकार, केंद्र सरकार भी कायदा बना सकती है, राज्य सरकार भी कायदा बना सकती है। अगर दोनों के कायदे में कोई भी कंफ्लिक्ट हुआ तो केंद्र सरकार का कायदा विल ओवरराइड राज्य सरकार का कायदा। दैट मींस दोनों उसमें अपने अपने कायदे बना सकते हैं। तो जब केंद्र सरकार नहीं बना रही है तो राज्य सरकार अगर बनाती है तो दैट विल बी एप्लीकेबल। सो इट इज अलाउड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये एक बहुत बड़ा गेम है जो मोदी जी बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं और इस वक्त जरूरत है हिंदुओं को उनके साथ पूरी तरह से समर्थन देके बहुत स्ट्रांगली खड़े रहने की, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कोड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपने देश के भविष्य के लिए। ये बात आप समझ लीजिए। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इज यूजलेस। व्हाट वी नीड इज यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड आई कैन अश्योर यू दैट PM Modi ji is very smartly moving towards it. The only thing right now, initially through state governments. Let's stand strongly with him and not fall into the trap of cheap publicity of promoting population control bill. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।